हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंटेल जीके की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से टॉप 28 क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान के, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पहला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2002 में और इसका सही जवाब है वो व्यक्ति था आर्यभट्ट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा क्या थी? यूपीपीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा थी संस्कृत, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस पराजय की खुशी में चांदी के विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, मेहरौली जो कि दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? एसएससी सीजीएल 2017 का यह प्रश्न है। तो द्वितीय, तृतीय, सप्तम या फिर चतुर्थी? इसका सही जवाब है चतुर्थी सदी में हुआ था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ये 2011 का प्रश्न है एसएससी। तो ये तीनों तो है नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुप्त युग को जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। उस शासक का नाम है समुद्रगुप्त, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। अगला प्रश्न है 8वां, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? बीपीएससी 2013 का यह प्रश्न है। तो कौन सा वो स्तंभ है? वो स्तंभ है कहोम स्तंभ लेख, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव एक प्रसिद्ध कवि कालिदास ने लिखा है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 10वां, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ये सीएचएसएल 2016 का प्रश्न है। तो वो कौन है? तो कुमार गुप्त प्रथम जो है, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो बी इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। वो है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये एमटीएस 2019 का प्रश्न है। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था श्री गुप्त, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से अनुमति जब उन्होंने भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए मांगी थी, वो था बोधगया, तो बोधगया यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उनको रूपक कहा जाता था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त को महाधिराज कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? एनटीपीसी 2016 का यह प्रश्न है। विष्णु जी को गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? एनडीए 2014 का क्वेश्चन है। किसको, मतलब कौन सा युद्ध जीतने के बाद? तो ऑप्शन ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद उनको ये उपाधि मिली थी, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक
अनुदान में दिया था। ये मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुप्त वंश के शासकों ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। तो उज्जैन जो है इन सब कलाओं का केंद्र था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? बीपीएससी 2018 का यह प्रश्न है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21वां, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? एनटीपीसी 2016 में ये पूछा गया है। तो प्रयाग के अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है उपलब्ध है, तो बी इसका राइट आंसर होने वाला है, प्रयाग। अगला प्रश्न है 23वां, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? एसएससी 2017 का यह प्रश्न है। इसका सही जवाब है गुप्त काल में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया है? तो उनका नाम है समुद्रगुप्त, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? एसएससी सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है। तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य के लिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? यूपीपीसीएस 2015 का ये प्रश्न है। तो अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वां, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? यानी लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या राजतंत्रात्मक? तो वो थी राजतंत्रात्मक, तो सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पाहियान द्वारा रचित ग्रंथ को फाक्सोकोकी में निम्न में किसका विवरण नहीं मिलता है? सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है और उसका सही जवाब है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।